बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जून पाकिस्तान में बुध की अलल सुबह और अमेरिका में मंगल की शाम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 192। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले मेरे पास एक लर्जा देने वाली खौफनाक खबर है आज़ाद कश्मीर से, और वो दावा है, वो इल्ज़ाम है शौकत नवाज़ मीर, जो एक्शन कमेटी के रूह रवां हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और मरकज़ी लीडर हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के। उनका एक वॉइस नोट सामने आया है और उसके अलावा सिर्फ वही नहीं, राजा बिशारत और दूसरे जर्नलिस्ट भी अब इस पर बात कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी और अवामी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो सभी यही दावा कर रहे हैं कि रेंजर्स ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर जो जख्मी थे उनको गोलियां मार के हलाक कर दिया और उनकी लाशें उठाकर ले गए। मतलब उनको गोलियां मारी गईं, उन्हें शहीद कर दिया गया। हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लोग जो इलाज करवा रहे थे, मतलब शदीद जख्मी थे। वजह क्या थी? शायद इसलिए कि उनमें से बहुत सारों का ये पता होगा कि वो शदीद अलील हैं या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं गोलियों से, उसकी वजह से शायद उनकी रहलत हो जाए, शहादत हो जाए, तो फिर उनके जनाजे होंगे और सबको पता चलेगा कि कितने लोग गिरे हैं, कितनी लाशें गिरी हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें रेंजर्स ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर गोलियां मार के उन्हें शहीद कर दिया जिनका इलाज हो रहा था। अगर ये सच है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट तरीका नहीं है कि मैं इसे वेरीफाई कर सकूं। मेरा ख्याल शायद इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। इसलिए आपको पहले ये लर्जा देने वाली ऑडियो सुनवा देते हैं। उसके साथ ही साथ आपके सामने जो राजा बिशारत जर्नलिस्ट हैं उनका जो क्लेम है वो भी आपके सामने रख देते हैं, और फिर इस पर तज्जिया करता हूं कि अगर ये मामला वाकई सच है, जो कि जाहिर है अगर कोई क्लेम कर रहा है तो इसमें किसी ना किसी हद तक सदाकत होगी, वरना इस तरह का इल्ज़ाम कोई कैसे लगा सकता है। तो ये तो फिर उस तरीके के जंगी जराइम हैं जिस तरीके के हमने हिटलर को करते देखा, या जिस तरीके के जंगी जराइम हमने इंडिया को मकबूजा कश्मीर के अंदर करते देखा, तकरीबन वैसे ही जंगी जराइम अब हम या हमसे सरजद हो रहे हैं या हम कर रहे हैं। तो इस पर तो पूरी दुनिया बोल उठेगी या बोल उठना चाहिए। तो ये सुनिए पहले शौकत नवाज मीर क्या कहते हैं। कोटली में दिलखराश वाकया, रेंजर ने अस्पताल में घुसकर लातादाद शहरियों को जो इलाज की घर से अस्पताल में मौजूद थे बरह रास्त गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। साथ ही दर्जनों जख्मी भी हैं। हमारी पुरअमन तहरीक को ये बार बार बर्बरियत से निशाना बना रहे हैं। इस वक्त दर्जनों शहरी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। हम आलमी मीडिया, इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम आलम से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस सूरत हाल पर फौरी नोटिस लें। सुन लिया आपने। इसके साथ ही साथ स्क्रीन पर हम राजा बिशारत का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। मुतअद्दिद वीडियोस हैं और जो ये दावे कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भरी पड़ी हैं, जो ये कहती हैं कि रेंजर्स ने हॉस्पिटल में ज़ख्मियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। ये अस्पतालों में ज़ख्मियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और लाशें गायब कर रहे हैं। ये शौकत नवाज़ मीर ने एक सनसनीखेज़, मैं ये कहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ लर्जा देने वाला, उसके साथ साथ परेशान करने वाला और खौफनाक किस्म का ये इंकशाफ है, जिससे कम अज़ कम मैं तो बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये तो इंसानियत की तज़लील है। मतलब इंसानियत भी अपना सर शर्म से झुका दे अगर ये काम हमारे ऐसे लोगों ने जो वर्दी में मलबूस हैं उन्होंने ये किया है। ऐसे तो चोर और डाकू भी नहीं करते। इस लेवल तक तो कोई नहीं पहुंचता कि कोई हॉस्पिटल के अंदर ज़ख्मी हो तो आप उसको भी गोलियां मार के कत्ल कर दें, शहीद कर दें, सिर्फ इसलिए कि लाशों का नंबर आप कम कर सकें। आगे कोटली में ये वकार खान ने ट्वीट किया कि कोटली में फ़ौज की कश्मीरी अवाम पर सीधी फायरिंग। इसकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें ये वाज़े नज़र आ रहा है कि गोलियां चल रही हैं। दोबारा मैं आपको कह दूं कि वीडियोस को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता मेरे पास इस वक्त, क्योंकि लम्हा बलम्हा ये चीज़ें आ रही हैं और इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपको दिखा सकें बिल्कुल अथेंटिसिटी के साथ कि ये किस जगह की है। लेकिन क्लेम्स बहुत सारे हैं और ज़ख्मी बहुत सारे हैं, और यही वो जगह है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि पहले सीधी गोलियां मारी गईं, फिर जब उनको पहुंचाया गया हॉस्पिटल तो वहां पर उनके साथ क्या हुआ, राजा बिशारत राजा, मैं राजा बिशारत कह रहा हूं, उनका नाम माजरत बिशारत राजा है, वो कहते हैं कि कोटली मुजाहिरीन पर फायरिंग से 2 लोग जान से चले गए।
इनके लवाहकीन डेड बॉडीज़ लेकर DHQ हॉस्पिटल पहुंचे। पीछे पीछे सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच गए। हॉस्पिटल के अहाता के अंदर फायरिंग हुई, जिससे मज़ीद 2 लोगों की जान चली गई। गोलियां CCU वार्ड के शीशों को तोड़कर अंदर चली गईं। अफरा तफरी का आलम है। झड़पों में दर्जनों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। अनबिलीवेबल। मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता कि ये सब कुछ हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, हमारे अपने शहरियों से हो रहा है, हमारे अपने यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी एहलकार ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको वाज़े बता दूं कि बिशारत राजा एक मोतबर रिपोर्टर हैं। ये आम मैं किसी शख्स की आपको बात नहीं कर रहा, एक लेजिटिमेट मोतबर रिपोर्टर की बात आपके सामने रख रहा हूँ, जिनकी अभी तक हमने कोई फेक खबर नहीं सुनी। वो अक्सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरों को कवर करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ ब्रेक करते हैं। अगर बिशारत राजा ये क्लेम कर रहे हैं तो जाहिर है ग्राउंड से उनके पास तमाम सबूत मौजूद होंगे, तभी वो इस क्लेम के साथ इस खबर को रख रहे हैं। वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर जाहिर है वो झूठ बोल रहे होते तो अभी तक ढाले और पता नहीं क्या कुछ पहुंच जाना था। अभी भी शायद पहुंच जाए, क्योंकि किसी को बोलने तो हमने देना नहीं। आगे बढ़ते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, उन्होंने अब मंग और थवाराड के काफ़िले उन्होंने कहा है कि कल निकलेंगे। ये आपको कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं। ये डिफरेंट वीडियोस हैं, जो कोई तो कोटली से निकला हुआ काफ़िला है, तो कोई मीरपुर से निकला हुआ काफ़िला है। ये सभी मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा हैं। इन काफ़िलों के अंदर कितने बड़े बड़े नंबर्स में अवाम है वो आप खुद देख लीजिए और फैसला कर लीजिए कि क्या वाकई हमारे यूनिफॉर्म में जो मौजूद लोग हैं वो इन सभी लोगों को गोलियां मारना चाहते हैं। क्या वो गोली से इन तमाम लोगों को रोक लेंगे जिस नंबर के अंदर लोग बाहर निकले हुए हैं। आप रात के वक्त में ये जो लाइट्स हैं गाड़ियों की, जिस तरीके से जैम है पूरे का पूरा रोड, ये तो हज़ारों लाखों की तादाद में मजमा है। फिर आप ये भी समझिए कि आज़ाद कश्मीर की आबादी वैसे नहीं है, ज़ाहिर है, जैसे पंजाब की है या दूसरे मैदानी इलाकों की है। उसके बावजूद इतनी तादाद में लोगों का निकल आना, इस तरह से सड़कें चौक कर देना कि सारी सर नज़र आए हर तरफ, और इतनी तादाद में अवाम, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि अवाम के इमोशंस इसमें कितने इन्वॉल्व हैं, अवाम के जो एहसासात हैं वो कितने इसमें इन्वॉल्व हैं, अवाम की जो इन्वॉल्वमेंट है सारे कॉज के अंदर, जो उनकी डिमांड्स हैं वो ये बड़ी अवामी डिमांड्स हैं। वरना मुझे बताइए इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे निकल के आ जाते। ये जो शौकत नवाज़ मीर, इनके साथ दूसरे साथी हैं, ये तो कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, इनका तो कोई क्लाउड नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अवाम तंग है जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है दहाइयों के साथ, कि वहाँ पूरे पूरे ज़िलाई हेडक्वार्टर के ऊपर कोई एक MRI मशीन नहीं लगी, कोई एक ऐसी मशीन नहीं लगी जहाँ पर वो स्कैन करवा सकें किसी हॉस्पिटल के अंदर। उन्हें कोई सहूलत नहीं है, वो तंग आ गए हैं। महंगा आटा लेते, महंगी बिजली लेते, सेहत की कोई सहूलत नहीं है, एजुकेशन की कोई सहूलत नहीं है। और अब आवाम को आउटलेट प्रोवाइड किया, क्योंकि जमातें जो हैं उनके ख्याल में पॉलिटिकल जमातें, एंड दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी, कि वो सौदा कर जाती हैं जब वो मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने उन्होंने अपनी कोई ना कोई, अभी आप देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है, कि हुकूमतें लेने के लिए वो किस तरीके से आराम से सौदा करते हैं। यहाँ पर कहने को तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान में उनके इंटरेस्ट हों, या कराची में हो, सिंध में हो, या सेंटर में हो, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ना सिर्फ खामोश है बल्कि इंडोर्समेंट कर रही है इस सारी कत्लो गारत की जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रही है। अगर वो इंडोर्समेंट ना करें और बयान दे दें उनके वज़ीर आज़म कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मैं इसमें किसी सूरत शामिल नहीं, और मैं वज़ीर आज़म के तौर पर हुक्म देता हूँ कि ये सारा ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए। तो किसी सूरत भी पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स इसे जारी नहीं रख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि तारीखी काफ़िले इस वक्त बड़ी तादाद में मुजफ्फराबाद की तरफ निकल रहे हैं। एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। यहाँ हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सा काफ़िला जो है वो पहुँच रहा है, कौन वहाँ से आगे पहुँचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कश्मीर कमेटी है, जो एक्शन कमेटी है, उन्होंने जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न और उसके मुल्हक्का डिवीज़न्स हैं उनको यही कहा है कि फ़िलहाल वो अंदर रहें, फ़िलहाल वो बाहर ना निकलें। पहले दूसरे काफ़िले जो मीरपुर से और दूसरी जगहों से निकले हैं उन्हें पहुंचने दें। जब वो वहाँ पहुंच जाएं तो फिर वो उनमें शामिल हों, ताकि पहले से ये वाली जो अवाम है ये थक ना जाए या पहले से सड़कों पर आके कोई खूनरेजी वहाँ पर ना हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो कश्मीरी लीडरशिप है जिसमें शौकत नवाज़ मीर हैं, उसके अलावा दूसरे लोग हैं, इन सब के
سروں کے اوپر اب 1-1 کروڑ روپیہ رکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی ان کی اطلاع دے گا اس کو 1-1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر غداری اور بغاوت کے کیسز درج کر دیے گئے ہیں۔ تو ان کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو۔ تو ان کی گرفتاری میں مدد دینے کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام رکھ دیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اسامہ بن لادن سے بھی بڑے دہشت گرد ہیں کہ ان کے اوپر انعام رکھ دیا گیا، ان کے سروں کی قیمت رکھ دی گئی۔ سروں کی قیمت کا مطلب ہے جب کوئی ان کے ویئر اباؤٹس کی اطلاع دے گا، وہاں پر جس طرح کا جا کے یہ آپریشن کریں گے تو قتل و غارت ہی ہوگی، آپ کو پتہ ہے، زندہ تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کی تاثر تو اس سے یہی ہے کہ ان کے سروں کی قیمت رکھ دی گئی ہے کہ ان کو زندہ اور مردہ کوئی کہیں پر بتائے گا تو لفظ تو یہ استعمال نہیں ہوئے زندہ یا مردہ، کہا تو یہ کہ ان کی گرفتاری میں مدد کرنے پہ، لیکن آپ کے سامنے ہے جو کچھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ان کا جب 1-1 کروڑ روپیہ رکھا گیا ان کے سروں کے اوپر، تو یو کے میں جو کشمیری لیڈرشپ ہے انہوں نے وہاں سے بریگیڈیئر فائق اور آئی جی ملک لیاقت کو گرفتار کرنے والوں کو 10-10 کروڑ روپے، انہوں نے ان دونوں کی قیمت گرفتاری کی 10-10 کروڑ روپے رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ رینجرز کے وہ اہلکار جو ان پر گولیاں چلا رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے پر 1-1 لاکھ، اور کشمیر اسمبلی میں بیٹھے 53 دلالوں کو گرفتار کرنے والوں کو 1-1 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ یو کے سٹیج سے ایک کشمیری کا اعلان، وہ کیا کہتے ہیں سن لیجئے۔ آئی جی ملک لیاقت اور بریگیڈیئر فائق والے کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ان کو کس نے گرفتار کرنا ہے؟ ظاہر ہے لا انفورسمنٹ ہی گرفتار کرتی ہے، عوام کرے گی تو وہ تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی، وہ تو انارکی ہوگی۔ ہم یہاں سے کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہم یہاں سے، تو ہم تو انارکی نہیں پھیلا سکتے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ملٹری جنرلز ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس ساری کی ڈی ایسکلیشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ہے، ایکشن کمیٹی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بات چیت کو ریسٹور کرے، تمام پارٹیز بات چیت کو ریسٹور کریں۔ ظلم یہ کر رہے ہیں، ہم ہرگز ایکویٹ نہیں کر رہے دونوں پارٹیز کو، ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے، لیکن یہاں سے صرف گزارش یہ کر رہے ہیں کہ یہ گولی بند کی جائے، یہ دھونس بند کی جائے، یہ حملہ بند کیا جائے، اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مطالبات سنے جائیں، اور جو جائز مطالبات ہیں جو آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا 1 سال پہلے یا 10 یا 8 مہینے پہلے کہ آپ انہیں پورا کریں گے، انہیں فوری طور پر پورا کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اراکین شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت، ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرتشدد سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس کی معاونت کر رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہی جو بغاوت اور غداری کے انگریز بہادر جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ قابض تھے، برٹش آرمی انڈیا کے اوپر قابض تھی، جس میں بنگلہ دیش بھی تھا آج کا، پاکستان بھی تھا اور انڈیا بھی تھا آج کا، تو وہ ایسے ہی ہمارے بزرگوں کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے کرتے تھے۔ بھگت سنگھ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، سبھی جتنے فریڈم فائٹر تھے ان کے اوپر ایسے ہی مقدمے دیے جاتے تھے، کسی کو اس میں پھانسی دے دی جاتی تھی اور کسی کو نہیں۔ اس کے بعد ایسے ہی مقدمے عمران خان کا مقدر بنے، میرے بنے، ارشد شریف کا بنے، پی ٹی آئی کے اور دوستوں کے بھی بنے، اور اب آپ کے سامنے ویسے ہی غداری اور بغاوت کے مقدمے جو ہیں وہ کشمیری لیڈرشپ کا مقدر بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے فیض احمد فیض، فاطمہ جناح، بڑے بڑے پاکستانی، آپ ان کے نام لیتے جائیں، ان سب کے اوپر غداری اور بغاوت کے اس وقت کے ملٹری جنرلز جو ہیں وہ مقدمے درج کرواتے رہے ہیں۔ نا حیرانی کی بات کہ آئین کوئی اور توڑتا ہے، جو آئین شکن ہے، جو اپنا کاکول میں لیا ہوا حلف توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، جن پر خود آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو غداری اور بغاوت کے مرتکب ہیں، وہی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں دوسروں میں غداری اور بغاوت کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام، دس از اے میجر ڈیولپمنٹ، یہ جو اگلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ شاید یہاں سے کچھ راستہ نکلے اب اس خبر سے، مجھے کچھ امید آئی کہ چلیں کسی کو عوام کا ڈر ہے یا کسی میں کوئی چھوٹا موٹا ضمیر ہے، مجھے نہیں پتا یہ ضمیر کی آواز ہے یا ڈر کی ہے، بہرحال وٹ ایور اٹ از، یہ ایک پازیٹیو خبر ہے۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر، آپ کو یہ پتا ہے کہ آزاد کشمیر ایک الگ سے ریاست کا اس کا سٹیٹس ہے، آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک الگ ریاست کا ہے، اس لیے وہاں کا ایک پرائم منسٹر الگ سے ہے، وہاں کا مین ایک الگ سے ملک ہے، وہ وہاں کا ایک پرائم منسٹر الگ سے ہے، وہاں کا ایک پریزیڈنٹ الگ سے ہے، وہاں کی اسمبلی الگ ہے، وہاں کی سپریم کورٹ الگ ہے، وہاں کی پولیس الگ ہے، صرف فوج سیم ہے، اور یہ بہت ساری اور جگہوں پر بھی ایسے ارینجمنٹس ہوتے ہیں کہ دفاع کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن باقی تمام چیزیں جو ہیں اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب آزاد کشمیر کے جو قائم مقام صدر ہیں، صدر آزاد کشمیر،
وہ لطیف اکبر صاحب ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جتنے بھی احکامات صدر کے دستخط سے جاری ہوئے ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. یاد کیجئے کہ عارف الوی صاحب جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے وہ اس سے پہلے واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ ان کے دستخطوں کے بغیر ہی ان کے آفس سے بہت ساری ایسی چیزیں پاکستان کے ملٹری جنرلز کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ ایک اور صدر ہیں, یہ آزاد کشمیر کے صدر ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی میرے نام سے ڈائریکٹیوز نکل رہے ہیں, آرڈیننس نکل رہے ہیں, دستخط ہو رہے ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, میں نے ان پر دستخط نہیں کیے. ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے والا جو نوٹیفیکیشن ہے اور ان کے رہنماؤں کی قیمتیں لگانے والا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صدر کے نام سے جاری ہوا, لیکن صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دس اے فرسٹ, پہلا قطرہ ہے یہ. ہو سکتا ہے یہاں سے تبدیلی آئے. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے ملٹری جنرلز کے گندے کاموں کو اپنے ہاتھوں پر لینے پہ یا اپنے چہرے پر لینے سے, اپنے دامن پر لینے سے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ دستخط نہیں کیے, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. جو ہمیں غدار کہہ رہے ہیں انہیں پورا پاکستان غدار کہہ رہا ہے. ہمارے سروں کی قیمت لگانے والے جان جائیں کشمیری شہادتوں سے نہیں ڈرتے, اپنے مطالبات کے حصول تک واپس نہیں جائیں گے. سردار امان رہنما کشمیر ایکشن کمیٹی. آگے, آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے, پابند ہے. بھارت جو ظلم کر رہا ہے وہ تو کافر ہے. تم تو مسلمان تھے, تم بھی وہی کر رہے ہو. سیدھی گولیاں مار رہے ہو. میڈیا بند کیا ہوا ہے, آواز پر پابندی لگائی ہوئی ہے. شوکت نواز میر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. خود سوچئے, انٹینسٹی سوچئے ان جملوں کی. مجھے نہیں سمجھ کے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی, ہم بزدل ہیں شاید, یا ہم اتنے بہادر نہیں ہیں ملٹری جنرلز کی طرح کہ ہمیں یہ جو لفظ ہیں یہ تیر کی طرح چیر رہے ہیں کہ تم تو مسلمان ہو, تم تو پاکستان ہو, تم بھی وہی کر رہے ہو جو انڈیا کر رہا تھا. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شرم سے ڈوب مریں ان الفاظ کے بعد. اگر کشمیر سے یہ الفاظ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی, ان کو اثر نہیں ہو رہا. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جو ان کے ٹاؤٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ زخموں پر مرہم رکھنے کے, ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنے کے, گولیاں بندوق کو روکنے کے. خبریں یہ آ رہی ہیں, اکرم راہی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, محسن نقوی, عطا تارڑ کے قریبی ساتھی, ایک شخصیت جن کی ہم نے اکثر آپ کو گالیاں سنوائیں اور آپ کو کہا کہ خدا نہ کرے کہ کبھی ان کی بیٹی یا ان کی والدہ ان کی یہ گالیاں کسی کے بارے میں کبھی میڈیا کے اوپر سنیں, کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر وہ سنیں گی تو شرم سے مر جائیں گی. اللہ ان کو زندگی دے, وہ کبھی بھی اس بدبخت کی زبان اور آواز نہ سنیں جو یہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے اب کشمیری عوام کو گندی گالیاں دینا شروع کی ہیں ٹویٹر کے اوپر. یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ باقاعدہ ایفیکٹولی ان کو چھوڑا جاتا ہے. یہ ایک قسم کے حکومتی ترجمان ہیں, یہ ان سبھی لوگوں کے بہت ہی قریب ہیں, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے, اور اگر یہ گندی گالیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بغیر پی ایم ایل این کی انڈورسمنٹ کے یہ نہیں دے رہے. آگے بڑھتے ہیں. ہم لاشیں نہیں اٹھائیں گے. اب آگے سے حکومت کا جواب دیکھیے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد حکومت کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم لاشیں نہیں اٹھائیں گے, گولی کا جواب گولی سے دیں گے. آئی جی آزاد کشمیر کا اہلکاروں سے جذباتی خطاب سنیے. رینجرز والے چلے جاتے ہیں جو کہتے تھے کہ یہاں سے جو ایف سی والے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. آئے وہ دیکھیں, میرے 6 لوگ جو ہے نا, 4 لوگ میرے شہید ہیں, میرے 42 لوگ زخمی ہیں, انہوں نے سینوں میں گولیاں کھائی ہیں, اور ہم اپنی لاشیں اس طرح نہیں اٹھائیں گے. آگے ہم انشاءاللہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے. میں آپ سے لوگوں کو اس طرح مرنے نہیں دوں گا. اور مجھے آپ لوگوں پہ سب پہ فخر ہے. آئیں دیکھیں, یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کون آزاد کشمیر کا سپاہی ہے, کون اسلام آباد کا سپاہی ہے, کون جو ہے نا ایف سی این کا سپاہی ہے, کون رینجرز کا سپاہی ہے, اور کون پاک فوج کا سپاہی ہے. ہم سارے پاکستان کے سپاہی ہیں, اور ہم سارے پاکستان کے لیے ہیں. یہ کشمیر کی پاکستان کا ہے اور پاکستان کشمیر کا ہے, اور ہم اس جگہ کے عوام کی جان مال کے تحفظ کے لیے اپنے آخری خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے گریس نہیں کریں گے. اور کسی شرپسند کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے جوانوں کے خون کے ساتھ کھیلے, ہمارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو ورگلائے اور ان کو ورگلا کے اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کرے. ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. مجھے آپ لوگوں پہ فخر ہے, میں آپ لوگوں کو سب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا,
जिन्होंने सारे रास्ते खुले रखे, जिन्होंने तमाम फोर्सेस को सैल्यूट पेश। सुन लिया आपने, ये आईजी हैं इस वक्त पुलिस के। मैंने कल भी आपको बताया था ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान के घर का गेट तोड़ा था, उनको गिरफ्तार किया था, मुंह तक नहीं धोने दिया था, तौलिया तक नहीं इस्तेमाल करने दिया गया था, टॉवल इस्तेमाल नहीं करने दिया गया था कि मुंह साफ कर लें, मुंह धो रहे थे वो, उसके दरमियान में उन्हें गिरफ्तार करके लेके गए थे। ये एक जूनियर ऑफिसर हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इनके कामों को भी जानता हूं। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे जूनियर अफसरान को उठा के सीनियर जगहों पर लगाया जाता है तो उनके ज़मीर की कीमत दे दी जाती है, उसके बाद उनसे कुछ भी करवाया जाता है। सोचिए, ये सब कुछ करने के बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज सोचिए, इनकी बात करने का तरीका सोचिए, उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि माओं के लाल जो हैं वो मारे गए, उनकी तरफ के भी और दूसरी तरफ के भी। माएँ तो माएँ हैं ना, वो तो रो रही होंगी जिनके भी घर में लाशें पहुंची हैं। आप सोचिए जिसके सगे भाइयों की लाशें गिरी हों, सगे भाई होते हैं अगर आपके साथ यूनिफॉर्म में कोई खड़ा है, उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज ये होगी, उस शख्स का चेहरा इस तरीके से तमतमा रहा होगा। आप इनका मतलब मैं इनको क्या कहूँ, आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, माशाल्लाह मेरा ख्याल डाइट शाइट बिल्कुल नहीं करते, तोंद बहुत निकली हुई है, और हैं वो आईजी यूनिफॉर्म के अंदर हैं, लेकिन वो ऐलान क्या कर रहे हैं कि हम गोलियां मारेंगे। अब जब आपका कमांडिंग ऑफिसर ये ऐलान कर रहा होगा, जो हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर है, तो जो नीचे जवान है वो क्या करेगा? उसको तो आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि जाओ जाके जिसको मर्जी गोली मार दो, तुम खतरे में हो, किसी की भी जान ले लो। आप तमाम एसओपीज को, तमाम रूल्स को, तमाम रेगुलेशंस को बालाए ताक रख के उन्हें बेसिकली इंसिस्ट कर रहे हैं कि लोगों को गोलियां मार दें जाके। ये शख्स जो हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री से हैं, कैप्टन थे, वहाँ से इनको ब्यूरोक्रेसी में भेजा गया। पाकिस्तानी जनरल्स ने एक ऐसा इंतज़ाम पाकिस्तान में कर रखा है कि वो हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जैसे एक्ट्रेसेस कैसी होनी चाहिए ड्रामों के अंदर, ड्रामों के स्क्रिप्ट कैसे होने चाहिए, आप ड्रामे कैसे देखें, ये सब कुछ भी पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स इसके ऊपर चेक रखते हैं। इल्ज़ाम है जैसे ग्रीन चैनल के ऊपर, दूसरे चैनल्स के ऊपर, कि इनके पीछे भी पाकिस्तानी मिलिट्री है। ज़ाहिर है हतमी तौर पर तो मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन इन सब के ऊपर इल्ज़ाम यही है कि ये पीछे से जो ISPR हैं उनके साथ बहुत ही कोलैबोरेशन के साथ इनका काम है। तो स्क्रिप्ट, हर चीज़, आजकल अगर देवर और भाभी के सारे अफेयर आपको दिखाने ड्रामों में ताकि आप इस तरफ मसरूफ़ रहें, आप थप्पड़ एक दूसरे को मारने के, औरत मर्द को, मर्द औरत को थप्पड़ मारने पे काम चलता रहे, उसके अलावा भी ऐसे ऐसे प्रोवोकेटिव किस्म के टॉपिक्स आपके ड्रामों के अंदर दिखाए जाएं जो होते होंगे जुर्म सोसाइटी में 1% 2%, लेकिन हर ड्रामे का वो हिस्सा हूं ताकि आपको मऊफ करके उन चीज़ों पे लगा दिया जाए। आप ना अपने बुनियादी हकूक़ के लिए बोलें, ना रूल ऑफ लॉ के लिए बोलें, ना डेमोक्रेसी के लिए बोलें, ना किसी के साथ जुल्म हो रहा तो उसके खिलाफ बोलें। आप उन ड्रामों के अंदर महफूज हो जाएं। वही जो रोमन एम्पायर में होता था कि वो कुश्तियाँ करवाते थे, सर्कस लगाते थे, जुल्म करते थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को सर्कस दिखाते थे ताकि वो उसमें मसरूफ़ हो जाएं। तो ये सर्कस है। लियाकत मलिक साहब जैसे लोग जो हैं उनको आईजी बना देना सर्कस ही है। ये सुने ज़रा, इसमें इनका चेहरा देखना है, बॉडी लैंग्वेज देखनी है, इनका जो रिजॉल्व है उसके अंदर वो देखना है, शर्म की कमी देखनी है, और इनकी पूरी बात सुननी है। आपको लगेगा कि ये हिटलर की फ़ौज में से कोई शख्स है, ये हिटलर की किचन कैबिनेट में से कोई शख्स है। ये शख्स यूनिफॉर्म में पहले फ़ौज में भर्ती हुआ, फ़ौज ने इसको भेज दिया ब्यूरोक्रेसी में कि जाके मुल्क की बेहतर तरीके से टुकाई करो। वहाँ पर आके अब वो क्या सोच रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है। जब ये मिलिट्री ऑफिसर थे ये तब कह रहे हैं कि 1000 बंदा कत्ल कर दो, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए। ठीक हो सकते हैं, तो मैं पता नहीं ये इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। मैं 1000 को बंदा मार दो, ठीक हो जाएंगे। इंटरव्यू में बैठा हुआ चेयरमैन FPSC के सामने यूनिफॉर्म में बैठा हुआ एक कप्तान कह रहा है कि 1000 बंदा मार दो। क्या बात। कहते हैं वो पता कैसे लगेगा कि 1000 मारना। मैं कहा एजेंसियों को सारी डिटेल है, कौन कितना गंदा है, कौन कितना चंगा है, ये डिसीजन करना है। हाँ, मुझे कहते हैं आपको वजीर आज़म बना दे तो आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं 1000 बंदा मारांगा। क्या बात है। मैं कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस मैजिक सर? कहते उससे क्या होगा? मैं पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं क्या, अगर 16 करोड़ आबादी 1000 बंदा मार के बाकी 16 करोड़ सुखी हो जाती है तो इट्स नॉट टू बिग अ कॉस्ट। सुन लिया आपने। अब इस माइंडसेट को कश्मीर के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। खुदा हिफाजत करे लोगों की, मैं यहाँ से यही दुआ कर सकता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर एक ज़रा डिफरेंट है, फिर मैंने पॉलिटिकल खबरों पे जाना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिर ज़मान साहब, उनके बारे में खबर आई थी कि उनका लॉन, चहलकदमी के लिए लॉन बनाने के लिए 22 करोड़ रुपए का लगाए गए हैं, और उसकी कोई तरदीद नहीं आई ऑफिशियली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई हुकूमत की तरफ से तरदीद, बल्कि उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ एक तो इरशाद भट्टी जो हैं
उनके खिलाफ जो है पीका कानून लगा दिया गया। हालांकि खबर ये इरशाद भट्टी की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खबर जो है वो इरशाद भट्टी ने सिर्फ दी तवस्सत से, जिस सहाफ़ी ने दी थी, लेकिन पीका कानून के तहत इरशाद भट्टी को नोटिस चला गया है, NCCIA का उन पर मुकदमा कर दिया गया है। और दूसरी तरफ से ये नहीं बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये काम नहीं किया, लेकिन जो चैनल है उसने भी माफ़ी मांगी है। खबर की तरदीद नहीं आई, चैनल की माफ़ी आ गई है और चैनल ने उस खबर को रिमूव कर दिया है। साथ साथ इरशाद भट्टी जो हैं उनको टारगेट कर लिया गया है कि आपने अनवर हुसैन सुमरा, जो असल में उनकी खबर थी, अनवर हुसैन सुमरा अक्सर खबरें ब्रेक करते हैं, पंजाब के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में काफ़ी एक्सेस है उनकी और काफ़ी उनकी ठीक खबरें होती हैं, उनको भी ज़ाहिर है इसके अंदर अब ये इस केस के अंदर लेके आएंगे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी गुस्सा कर गए हैं कि मेरी शान के अंदर ये गुस्ताखी हुई है कि मेरे बारे में ये खबर दी गई है। फिर राणा सनाउल्लाह टेलीविज़न पर ये कहते हैं कि उनकी तला ये है कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा, टेक्निकल कमेटीज़ बनेगी, बैठेंगी और वो तरीका निकालेंगी कि तरमीम को छेड़े बगैर भी पैसे मिल जाए। ये मोहम्मद मालिक साहब ने कहा और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हर चीज़ तय हो चुकी है, आपको खुशगवार हैरत होगी और आपको तबसरा करने के लिए कोई बात नहीं मिलेगी। ये आगे से राणा सनाउल्लाह फरमा रहे हैं, जो बात हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, अब टेलीविज़न के ऊपर वही बात मोहम्मद मालिक साहब आपके सामने बता रहे हैं। वही जो खबर हमने कई दिन पहले आपके सामने रखी थी कि या तरमीम होगी या जो तरमीम में से हासिल करना वो बगैर तरमीम के हासिल किया जाएगा और वो पैसे हैं। मोहम्मद मालिक साहब हूबहू जो खबर कई हफ्ते पहले हमने आपके सामने रखी थी वो अब आपके सामने रख रहे हैं और राणा सनाउल्लाह उस खबर को एडमिट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम मामला तय हो चुके हैं, आपको खुशगवार हैरत होगी। दुरुस्त सवाल है, जायज़ सवाल है। आगे सुनिए, हम एक वावेला मचा रहे थे। आप में से कई लोग समझते होंगे कि मैं थोड़ा सा क्रेज़ी हूँ या फनेटिक हूँ या जानबूझ के लोगों को उकसाता हूँ। मैंने ये कहा था कि जब इंडिपेंडेंट मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18 के करीब सीटें जीती हैं, तहरीक इंसाफ शुरू में कह रही थी कि 21 सीटों पर हम आगे हैं। ग्राउंड पर जिन लोगों से बात करता हूं वो भी यही कहते हैं, मिलिट्री जनरल्स अपने मुंह से कहते हैं कि हमारे 8 उम्मीदवार जो हैं वहाँ से जीत गए और 9वें MWM के उन दोनों को मिला के भी सबसे बड़ी पार्टी फिर भी बनती है। तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि सिर्फ 2 सीटें जीते हैं। गौहर खान साहब ने आके वही जो जर्नली रिजल्ट है वही दे दिया कि 8 जीते हैं। तो आपको तब लगता होगा कि ये मुल्क से बाहर बैठे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। अब सुनिए ज़रा बयान। असद कैसर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में 20 सीटें जीती हैं, 20 सीटें, 20 सीट्स। असद कैसर हमारे सीनियर मेंबर हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, साबिक आपको पता है कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। उन्होंने आज वीडियो पैगाम में वाज़े कहा कि हमने 20 सीटें वहाँ जीती हैं। अब या तो गौहर खान साहब को इनको शोकाज जारी करना चाहिए क्योंकि चेयरमैन के तौर पर उन्होंने 8 कहीं, क्योंकि ये एक अमूमी तर्ज अमल होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जिसको इजाज़त नहीं मिली इलेक्शन लड़ने की, उसकी लीडरशिप को वहाँ जाने की, बल्ले का निशान नहीं मिला, उन्होंने तो अगर हकीकत में 2 सीटें जीती होती तो फिर भी उनको रौला डालना चाहिए था, वावेला करना चाहिए था कि हमारी 10 हैं, 15 हैं। यहाँ तो हकीकत में 18 सीटें हैं, हकीकत में 18 सीटें और वो 21 तक भी जा सकती हैं। अगर ये फरमा देते तो आपको क्या हो जाना था? आपको किसी ने नहीं उठाना। अगर आपको उठाना होता तो बहुत पहले के आप गिरफ्तार हो चुके। आपको किसी ने हाथ तक नहीं लगाना, आप उनकी बातें माने। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आप उनके साथ मिलकर सियासत करते हैं, आपने आइंदा भी उनके साथ मिलकर सियासत करनी है, लेकिन कुछ राहो रस्म आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो भी है ना। उन्होंने भी आपको एहतराम दे रखा है, इज्जत दे रखी है, कुछ दरमियाना सा रास्ता निकाल लें। चलें, हमारे जैसे पागल जो हैं जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल अब नहीं है, जिनके नामों पर रेड लाइन नहीं बल्कि नाम ही खुरच के निकाल दिए गए हैं, जो आपकी हिट लिस्ट पे हैं कि काबू आ गए तो रगड़ दो, तो आई अंडरस्टैंड आप हमारी तरह के बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, पागल नहीं बनना चाहते, जिनका कोई करियर बाकी ना रहे, आप अपना करियर बचाना चाहते हैं। फिर भी वो बचाते हुए भी आप दरमियानी बात कर सकते हैं, को अकल की बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने जो कुछ किया गया। फिर मुश्ताक गनी, उन्होंने बातचीत की है अडयाला के सामने और उन्होंने कहा है कि हम 35 MPA साथ खड़े हैं अली अमीन गंडापुर के। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को रिस्टोर कर दिया तो हम सीधा उसके साथ चले जाएंगे और चीफ मिनिस्टर उसको मानेंगे। हम सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर नहीं मानते। वही बात जो पिछले व्लॉग में हमने आपको सुनवाई, वही बात ये कह रहे हैं कि
35 लोग ہیں, قرآن پر حلف دے دیا ہے. 3 ہمارے مطالبے ہیں. ایک تو عمران خان کو فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ملاقاتوں کی پابندی ختم ہو, مقدمات کا جلد از جلد ٹرائل ہو. رہائی کا نہیں ہے ان کا بھی مطالبہ, ٹرائل ہو. فوجی مطالبات ہیں نا, جرنیلی مطالبات ہیں مشتاق غنی صاحب کے. تو مشتاق غنی صاحب اب سارے عمران خان کی بیماری کا نام استعمال کریں گے. وہی گنڈا پور گروپ, یہ جنہوں نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اس حالت تک پہنچایا, اب کہتے ہیں کہ شیر افضل کی مروت کی اگر پٹیشن پر سپریم کورٹ نے ہٹا دیا سہیل آفریدی کو تو ہم گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.